तमाम मामलात के अंदर जो इस वक्त हो रहे हैं, मेरा जहन ये पूछ रहा है कि क्या महंगाई के अशारिये अगर हमें बेहतरी दिखा रहे हैं, महंगाई मुल्क में कम हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है और जो शरह नमू है यानी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो फिर ये सब चीज़ें डेली लाइफ में हमें रिफ़्लेक्ट होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, ये बड़े अहम माशी अशारिये हैं, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट। सिर्फ ये दो अशारिये नहीं हैं, मेरे नज़दीक तो सबसे अहम अशारियों में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के अशारिये। हमें पता होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके कितने हैं, मज़ीद और कितने रोज़गार के मौके हमें अपनी आवाम के लिए जनरेट करने हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सिलेक्टिव नंबर्स को देख रहे हैं जिनमें सुपरफिशली इम्प्रूवमेंट आ भी रही है, हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ शुमारियों की हद तक। हमें उसको इस तरह से शो करना है कि वो ट्रांसलेट हो जाए हकीकत में। अब हकीकत में जब वो ट्रांसलेट होते हुए दिखाई देंगे आपको, तो फिर आप देखेंगे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी कुछ इस मामले में ज़्यादा काम नहीं हो रहा। फिर ये कि हम डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते, हर बंदा एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। सब कहते हैं कि जनाब आप आके तार को जोड़ें फिर हमारा कनेक्शन बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंसर्टेड और कनेक्टेड इंटीग्रेटेड एफर्ट करनी पड़ेगी मुल्क की मईशत को आगे ले जाने के लिए। आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड एफर्ट्स यील्ड नहीं करेंगी रिजल्ट्स। अभी इशू यही हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीज़ें मान ली जाएं कि माशी अशारिये सही समत में जा रहे हैं और वो हमें रियल लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा उसका इम्पैक्ट, तो इसके माने ये हैं कि इट्स नॉट ए कंसर्टेड, कनेक्टेड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड एफर्ट, इट्स अ डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड एफर्ट। तो हमें ये फिर समझना पड़ेगा। मे भी आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी होने के नाते ये बात कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि हमें बताया जा रहा माशी अशारिये सही हैं, मैं वो अशारिये मानने के लिए तैयार भी हूँ। उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर नहीं हो रहा, उसकी वजह यही हो सकती है कि ये तरीका कार सही नहीं अपनाया जा रहा, जिससे माशी अशारिये हकीकतन माशी डिलीवरेबल्स के अंदर कन्वर्ट होते दिखाई देते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि मैं कहूँगा कि एक बड़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे भी बात करते हैं, इकोनॉमी पे भी बात करते हैं, कमोडिटी पे भी बात करते हैं और ओवरऑल जो बिज़नेस की इन्वायरमेंट है उसको समझते भी हैं। जो ये स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, इसके अंदर बड़े अहम मुद्दों के ऊपर फाइज रहें और मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखने वाले शख्स हैं। वेलकम करता हूँ आपको ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू। मोती साहब, आपके सामने चीज़ ये रखना चाहूँगा कि मैं डिस्कस ये कर रहा था कि माशी इशारिये यानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। आप लोगों ने कहा स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉर्ड बना रही है, अभी भी पट्टियाँ चल रही हैं टीवी के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बड़ी मुतमईन बख्श है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन ये सब कुछ ट्रांसलेट नहीं हो रहा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर और कॉमन मैन की लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम। मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैं मान लेता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सही इंडिकेशन दे रही है, मार्केट बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, बहुत बेस्ट हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे एक कॉमन मैन के बेनिफिट के लिए। उसकी वजह क्या है, व्हाट्स द इशू? जी देखिए, अभी जो इंडिकेटर्स आने शुरू हुए हैं और जो स्टॉक मार्केट बिहेव कर रही है, वो तो इनिशियल स्टेज है। वो इनिशियल स्टेज ये होती है कि हाँ भाई, वी आर रेडी टू डू बिजनेस। हम अपने स्टॉक्स को सही कर रहे हैं, अपने पी मल्टीपल्स को सही कर रहे हैं, अपने यहाँ खुद अपनी फंड्स ला रहे हैं, फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, और इंडिकेटर्स ये बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज ऑन द गो। अब इसके बाद आम आदमी, यानी मैं कई मरतबा बोलता हूँ कि आम आदमी तक ये पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है।
ये कोई मुशर्रफ का टाइम नहीं है कि हमें एक वॉर मिल गई, वॉर से हमने फटाफट उससे कैश लिया, कैश से कर्जे भरे, कर्जे भरकर हर जगह इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ये वो टाइम नहीं है। यहाँ पर तो एक एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेन में चढ़कर जाना पड़ता है, क्योंकि वो सब कह देते हैं कि भाई हमारे जो है पुराने मसाइल जो है, पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है, पुराने जो डॉक्यूमेंटेशन है, पुराने जो एसेट्स हैं, उनका भी तो फैसला करो। देखिए दुनिया में हर इन्वेस्टर ये चाहेगा कि आप पुराना आप क्लियर करो तो हम नया गेम ऑन करते हैं। तो और पुराना यही क्लियर बात है करने कि के लिए कभी हम हमारे पास किसी अभी पैसे नहीं है, बाय द वे, वैसे बता रहा हूँ। क्लियर का मतलब ये नहीं पैसे, क्लियर का मतलब है कि आप उसके जो आपने कमिटमेंट्स किए थे उस कमिटमेंट्स में बताओ कि आपने प्रोसीजर ऑन कर दिया है, प्रोग्रेस ऑन कर दी है, बातचीत शुरू कर दी है। ये जरूरी होता है कि भाई आप अपने आप को क्लियर करते जाओ पुराने हैसल से। कहीं पर हमने डिसइन्वेस्टमेंट में चीजें बेची हैं जिसके पैसे ले लिए, दिए नहीं। कहीं पर हमने पाकिस्तान रेलवे ने प्राइवेटाइजेशन में चीजें दे दी हैं, पेमेंट ले ली है, दिया नहीं। कोर्ट है वो झगड़े कर रही है कि भाई सिंध गवर्नमेंट लेगी कि रेलवे लेगी, इसका इन्वेस्टर का क्या ताल्लुक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टर ये कह रहा है भाई हमसे आपने जब रकम ले ली है, जब चीजें ले ली है, जब आपने एसेट अपने लिख कर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बावजूद ना मिले तो ये तो ज्यादती है। तो ये देसी मुर्गों को तो आप संभाल सकते हो डांट टपट कर, ये जो इंटरनेशनल है ये मानने वाले नहीं है बगैर डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, बात तो आपने 100% दुरुस्त की है। मेरे ख्याल से हुकूमत को इस पर फोकस भी करना चाहिए। पिछली मरतबा आपसे PIA की प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक भी बात हुई, मेरे ख्याल से आपने बड़ी मुतवाज़िन मैंने राय आपको उस कहा दफ़ा था दी कि थी। ये पीआई जून को अली भाई मैंने आपको कहा था ये जून को नहीं हो सकेगी, ये पीआई नहीं हो सकेगी। आप देखिए कितनी बेइज्जती करा रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है कि 10 बिलियन कभी 85 बिलियन ये मांग रहे हैं। यानी कोई सर पैर नहीं है कि डिस्टेंस तो देखें, इलास्टिसिटी भी तो टूट जाती है इसमें कि डिस्टेंस देखें डिमांड एंड सप्लाई पर, वो कह रहे भाई हम इतने ले रहे हैं, वो इतने ले रहे हैं। हाँ अगर 2-4 बिलियन डॉलर का फर्क होता ना तो आदमी कहता हाँ ठीक है, लेकिन जिस जिस तरह ये डीपर एंड डीपर जा रहे हैं पीआई के अंदर, अपना इन्वेस्टर वो और डर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके बिजनेस कम्युनिटी वाले भी लोग थोड़े से, मेरे ख्याल अमिताभ की फिल्में ज़्यादा देखी हैं उन्होंने, उनको लग रहा है कि ये 10 अरब डॉलर, सॉरी 10 अरब रुपए इन्होंने बोले। 10 अरब डॉलर तो बहुत बड़ी रकम है, कभी भी कोई नहीं देगा, लेकिन 10 अरब रुपए जो इन्होंने ऑफर किए उसके बाद आपकी बिजनेस कम्युनिटी वाले कहना शुरू हो गए हम 11 दे देते हैं, हम 12 दे देते हैं। सर मेरे ख्याल अमिताभ की फिल्में ज़्यादा देखी हैं, ऐसा नहीं होता, ये क्लोज बिड होती है, इसमें तो आपने लिफाफे में रख के देना होता है कि आप क्या चाह रहे हो, इसीलिए उन्होंने सबके सामने खोला। तो आपके बिजनेसमैन क्यों जज्बाती हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों में PIA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे नहीं खरीदा जाता जुबानी कलामी। देखिए अफरा तफरी ऐसी है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि 10 अरब भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अंदर इतनी खराबी है, जी। ठीक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि पूरी नेशनल कैरियर विद सो मेनी लाइसेंसेस अराउंड द वर्ल्ड भी है, अराउंड नेशनल भी है, वो मिल जाएंगे। अच्छा रतन टाटा ने भी जब एयर इंडिया लिया था तो लोगों ने कहा रतन टाटा ने ले लिया, रतन टाटा को भी डिफिकल्टीज हुई मरूम को कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, उसने फौरन एयरक्राफ्ट तो मंगा लिया है, लेकिन एयरक्राफ्ट का करे क्या जब आपके रूट्स ही सब बंद है। अभी भी पीआई पूरे यूरोप में नहीं उतर सक रहा है क्योंकि हमने हरकतें ऐसी की हैं। तो ये सब भी देखना होता है। बाकी वो जो आप पेमेंट है वो उन्होंने लोहे के भाव मांगा है। जैसे हम लोग कभी विंटेज गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भाई इतने में देनी है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो चक्कर ये है कि दुनिया एक तसलसल से परेशानियों में है, तो हर जगह कुछ ना कुछ बिक रहा है। कहीं सूडान में आप देखना कोई ऑयल फील्ड्स बिक रहे होंगे, कहीं पर कीनिया पर ऑफशोर ड्रिलिंग बिक रही होगी, कहीं पर क्या बिक रहा होगा। हर जगह घाना में देखें हर जगह कुछ ना कुछ है, तो इन्वेस्टर पिक एंड चूज बहुत हो जाता है। देखिए अभी इस वक्त हमारा जो इशू बड़ा बना हुआ है ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वो इशू ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है हमारी प्राइवेटाइजेशन, और हमारी प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू। और इसको हमें वी वुड हैव बीन लीस्ट बॉदर्ड अगर हम IMF के साथ कमिटमेंट्स ना कर चुके होते। हमने IMF के साथ बहुत लंबी चौड़ी कमिटमेंट्स की हैं। अगर हमारी विलिंगनेस नहीं भी थी ना तो वो हमसे कमिटमेंट लेके चले गए। अब अगर आप उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं करोगे ना तो इस दफ़ा आपके पास कोई, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स टू प्ले। तो ये इशू है। पहले आपका कार्ड्स हुआ करते थे, नाउ यू डोंट हैव एनी कार्ड्स। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो अब चले नहीं गए, वो अब हर थोड़े दिन बाद भेजेंगे।
और वो गुस्से वाला जो अपना जेंटलमैन है, वो हाँ तो ऐसा गुस्सा दिखा रहा होता है कि वो मुझे लगता है सामने वाले डर जाते हैं उसको देखकर ही। वो इतना उसका बॉडी लैंग्वेज गुस्से में होती है कि भाई ये क्या है कि नहीं, ये क्या है कि नहीं, ये क्या है कि नहीं। नहीं तो और कई जो कमिटमेंट्स इतनी नोवाइस बड़ी नए करनी नहीं चाहिए थी नए ना सर। इतनी बड़ी आपकी आपको यार पता है वो ये सारा मामला इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में हुआ और उन्होंने कहा कि हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास लेके जाओ। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे अपोजिशन में हो गवर्नमेंट में हो हमारे सामने बैठ के बोलेंगी कि यस वी अग्री वी आर ओके विद दिस प्रोग्राम। तो उन्होंने इसीलिए सबसे ली ना कमिटमेंट, वरना तो वो ना लेते। उन्होंने सबको पॉलिटिकल पार्टीज के घरों में जा जाके उन्होंने कमिटमेंट्स ली कि भाई ये है, ये ज़रूरत है, करोगे, राजी हो तो फिर हम आपको बेल आउट करने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपना होमवर्क पूरा किया। हम अपनी विशफुल थिंकिंग में थे कि पहले हाँ कर देंगे फिर ना कर देंगे। अब इनको वो पता नहीं कि ये आईएमएफ वो आईएमएफ नहीं है जो आपको एक कलेक्टिवली एक रकम दे दे जो 2 साल तक चले। वो आपको सांस लेने के पैसे देगी, देखो फिर आप थोड़ा 5G इंजेक्शन लगाने के स्पेक्ट्रम की पैसे देगी। या जो भी अगला जो भी टेलीफोन का मोबाइल टेलीफोन का मोबाइल कम्युनिकेशन का स्पेक्ट्रम है उसके लाइसेंसेस को आप बेचोगे, पैसा आएगा। आपने कमिटमेंट की हुई है, अब आप मुझे बताओ कहाँ से बेचोगे आप? आपके यहाँ है इस वक्त कोई इंटरनेशनल कंपनी आएगी टेलीकॉम के सेक्टर में? मेरा ख्याल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, कोई आएगा लाइसेंस खरीदने के लिए इस वक्त आपके पास? कोई क्यों आएगी यहाँ पर? अभी कल परसों आपका पूरा जो है सिस्टम उसको फायरवॉल लगा देंगे। यानी आप देखिए ना, कोई भी नया वो जो आएगा वो कहेगा बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए, स्मूथ रनिंग में बिजनेस हो। हम लोग ये लेंगे तो फिर हमें ये कि कहीं पर आप वीपीएन बंद करोगे ना, कभी ये बंद करोगे ना वो बंद करोगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये अपना जो बिजनेसेस वाले हैं वो अब वो कहते हैं कि जब हमें कोई आप प्रोडक्ट बेचो तो प्रोडक्ट के पीछे पे इंटरवेंशन आपकी बिल्कुल नहीं होगी। नहीं नहीं, और ये एक और पाकिस्तान सवाल को इसमें ऐड बर्दाश्त कर नहीं देता होगा। हूं ना, इस जोड़ीदार इसका सवाल आपसे ऐड कर देता हूं। आपने बोला आपकी बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है, आपकी इतनी लुक्रेटिव मार्केट है तो यहां पे इंटीग्रेशन क्यों हो रही है? देखिए ना, अगर आपकी इतनी देखो ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है तो आपके सारे मोबाइल ऑपरेटर्स जो हैं वो तो इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। दे वांट टू मूव अवे, इनफैक्ट दे आर बाइंग ओवर देयर कंपेटिटर्स, मर्जिंग और फाइंडिंग वेज के एक साथ मिलकर कारोबार किया जाए। सो टेल मी वेयर इज द कॉन्फिडेंस? People are not entering the market. Some people have not exited it either, but they have given their business over to someone else. Is it not true? दैट इज ट्रू, लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि अभी तक वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाकर गवर्नमेंट ने देना था वो नहीं फैला सके। फिर जो फैला हुआ था अभी की अभी नई खबर है, कहाँ पर पूरा टावर चोरी हो गया, पूरा टावर Pura Tower. टावर पूरा चोरी हो गया, वो जो लगाया था गवर्नमेंट। जी जी। तो ये हालात है। अब उसमें मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोहा किधर गया, किसने पिक किया, कहाँ पर बिका, कोई चीज पता नहीं। तो जब कोई आदमी लेने आता है वो कहता है भाई ये तो जा रहा है मुल्क, और इस जाने का, इस मुल्क के जाने के साथ ऐसा ना हो कि हम लोग भी चले जाए। और हुआ है, पहले भी हुआ है। कॉकटेल आई, वारिद आई, क्या क्या कौन कौन सी कंपनियां नहीं आई, कितनी मरतबा हमारे मोबाइल के इनिशियल नंबर्स बदले गए। देखें, आपके मुल्क के अंदर बहुत मैसिव इन्फ्लो आ सकता था यूएई से, बहुत मैसिव इन्फ्लो आ सकता था अरब कंट्रीज से, लेकिन हमने बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल फॉरेन पॉलिसी दिखाई जिसकी वजह से हमें माजी के अंदर बड़ा इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कि ज़फ़र मोती साहब, एक्चुअली हम एक अजीब किस्म की सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये एक इस किस्म का मतलब हमने कमिटमेंट कर दिया इसके साथ। पहले हमने रेवेन्यू टारगेट अपने लिए बहुत हाई रखा, फिर उसमें टैक्स रेवेन्यू हमने एग्जॉर्बिडेंटली हाई रखा, जो कि हमें रखने की ज़रूरत नहीं थी, हम मैनेज नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल उस वक्त क्योंकि सियासी जमातों ने इलेक्शन करवाने थे, जल्दी आना था, दे अग्रीड टू एवरीथिंग, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो पोर्शन है, जो कि मेरे ख्याल से अचीबल, बहुत मुश्किल से अचीबल होगा। आप शायद आपकी स्टॉक एक्सचेंज वाली जो कंपनियाँ हैं जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स में हैं, उनके डिविडेंड्स थोड़े बहुत आ जाएंगे, वो गवर्नमेंट की इनकम के अंदर शामिल हो जाएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन जहाँ तक ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं उनकी ऑक्शन हो, या फिर ये टेली कम्युनिकेशन के लाइसेंसेज हों स्पेक्ट्रम्स के, या फिर आपके प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हों, यहाँ पर मुझे बहुत कम दिख रहा है कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। 1-1.5 बिलियन तो बहुत मुश्किल टारगेट है मेरे ख्याल से
इस वक्त। ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, मेरे ख्याल ओवरऑल तो काफ़ी बड़ा टारगेट रखा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स वाला भी नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए कमिट किया हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे अच्छी बात लग रही है वो ये है कि इस दफा जो SIFC है वो अपना रोल प्ले कर रही है इस निगोशिएशन में भी, बिहाइंड द कर्टन, कि भाई ये जहां जहां तक हम हो सकता है वो करेंगे, और जहां नहीं हो सकता वहां पर SIFC भी आ रही है कि भाई देखिए अभी हमको थोड़ा टाइम दें। खुद जो बजट हमारे जो हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने पहले दिन ये कहा कि हम लॉन्गर वर्जन चाहिए, हमें IMF से जो बेल आउट के पैकेज है, और लोअर इंटरेस्ट पर चाहिए। अब ये दोनों करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अभी तक हुआ नहीं। अगर आपने इसमें से 40% भी अचीवेबल कर लिया या अचीव कर लिया, तो फिर आप देखिएगा फिर IMF को भी थोड़ी नरमी दिखानी पड़ेगी। दूसरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है अमेरिका में, उसमें भी IMF जो है वो नई रिजीम के साथ पाकिस्तान से जो ताल्लुकात होंगे उसकी डिस्कशन होगी, क्योंकि सबसे बड़ा डोनर IMF में सबसे बड़ा डोनर है अपना अमेरिका। तो वहां पर भी हमें कोई फैसिलिटेशन मिल देखो, सकती मैं है। आपको तो क्लियर ये एक बात सब बताता हूँ। देखें, ये वर्ल्ड डायनेमिक चेंज हो गया। मैं तफसील में नहीं जाता, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता कोई पॉलिटिकल चेंज आएगा नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर, लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल चेंज का फाउंडेशन पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। पॉलिटिकल चेंज का फाउंडेशन ये था कि हमारे लोग पहुंच गए रशिया जिस दिन यूक्रेन की इन्वेजन थी, और हमें लगा कि हम बड़े चौधरी बन गए। हमने जाके गले से लगा लिया पुतिन को, और हमने उसे कहा कि जनाब आप वहाँ यूक्रेन की इन्वेजन हो रही है, यहाँ ये पहुँच गए वहाँ पे, जिसकी वजह से इन्होंने चिढ़ा दिया। जो भी हुआ वो आपको पता है, आज तक बंदा अंदर है बाहर नहीं आ पा रहा अब क्या है कि वहाँ पर वो तब बाइडेन साहब का, आपको पता है अभी भी बाइडेन साहब का दौर चल रहा है, दे वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यूक्रेन एंड ज़ेलेंस्की। बट आपको पता है अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं। अब ट्रंप जो है ही इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ए मोर पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड ही हैज़ गुड टर्म्स विद द टर्म्स इन द सेंस के ही वांट्स बेटर रिलेशंस विद रशिया एज वेल। तो देखो, आपके मुल्क के अंदर भी डायनेमिक चेंज हो जाएगा। आपके चिप्स, आपके कार्ड्स अब चेंज हो जाएंगे, बुरा ना मानना। अब जैसे आप कह रहे हैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर IMF का जो है, उसकी 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 प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ कमेंट कर रहे नहीं, हैं? मैं चाह रहा हूँ आपसे, असल में मैं कहना तो बात तो लंबी करना चाह रहा था, लेकिन आपको पता है वो सियासी बात है फिर। और आजकल तो आपको पता है PTI वाले बहुत ज़्यादा जंपे मारना शुरू कर देते हैं कि जी हो सकता है गवर्नमेंट ही बदल जाए, लेकिन मैं ऐसी बात करना नहीं चाह रहा जिसका सिग्नल ज़रा सा भी उस तरफ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इस दफा। निगोशिएशन टेबल पर वही पुरानी टीम होगी, जिसमें पेंटागन होगा, CIA होगी, FBI होगी, और ट्रंप इस दफा इनसे अब दगा मुश्ती नहीं करेगा। इसका पहला ही आप देख लें कि उधर की खबरें आने शुरू हो गई हैं कि वो अभी भी माल इसराइल को बेच रहा है और बेचना चाहता है। और दूसरा ये कि वो जो है इस वॉर में जिसमें हमें एज ए मुस्लिम ज्यादा तकलीफ है, उसको उसके ऊपर वो बात करना नहीं चाह रहा है। तो ये सब अभी आप देखिए तो सही क्या गेम प्लान बनता है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो 10 रुपए की और पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर तो बाकी है, पर आपको पता है फिल्मों के अंदर एंटी क्लाइमेक्स आता था, आपको याद है? ये पहले पहले जो फिल्में जी आती जी थी ना 80s के अंदर, चाहे वो इंडियन फिल्में हो या इंग्लिश फिल्में हो, उनकी एंडिंग जो थी ना सीधी सादी नहीं होती थी। उनकी एंडिंग में एंटी क्लाइमेक्स आ जाता था। मुझे घबराहट है, जी पता जी। नहीं इस फिल्म में भी कहीं एंटी क्लाइमेक्स ना आ जाए जो 10 रुपए की बाकी रह गई। नहीं नहीं, ये कोई एंटी क्लाइमेक्स नहीं आएगा। देखिए बात सुने, हर एक ने अपनी पावर दिखा दी है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। एजेंसीज ने, फौज के अथॉरिटीज ने। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो शंघाई कॉपरेशन का हुआ, उसमें उन्होंने कौन से बंदे को भेजा? अपना रशिया ने। अब जरा सोचे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो तो जो मिस्टेक यूक्रेन से जंग की थी, वो तो इनको पता ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने उसको रिसर्च रिलेटेड जो बंदे होते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, उनको उनसे पूछते भाई रशिया में अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये नेटो क्यों धमकियां दे रहा है, क्या वजह क्या है, कुछ तो बताओ। ये दे गो, यानी कोई इनके पास होमवर्क तो होता नहीं। होमवर्क होता है, होमवर्क तो नहीं होता। तो वो जो है
ये चीजें इनको पहले से देखना चाहिए। आप देखिए जो ये थिंक टैंक और ये बैठे हुए हैं ना अमेरिका में और फ्रांस में, और ये अगले 15-15 साल की रिसर्च कर रहे हैं कि अर्जेंटीना के एनवायरमेंटल वो इश्यूज आएंगे तो जो बर्फ पिघलेगी तो उसके उस पहाड़ से कितना मिनरल निकलेगा, ये यहाँ तक सोच रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने पेश किया और बड़े अहम नुकात के ऊपर ही हमारी बात भी हो रही है। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत ही अहम, वो है जनाब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का महवर और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका पिवट पॉइंट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं अगर हालात दुनिया के बदल जाते? चलो मैं नहीं कहता सारी चीज़ें आप कह रहे हैं ठीक रहती हैं, अगर दुनिया के हालात बदल जाते हैं क्या मार्केट ऊपर की जानिब जाती जाएगी? देखिए मार्केट ऊपर की जानिब जाए कि नहीं जाए, स्टेबल कहीं इधर ही रहेगी, ये मैं इंश्योरेंस देता हूँ कि भाई स्टेबल यही रहेगी, क्योंकि पी मल्टीपल्स हमें बैकअप कर रहे हैं, हमें रिटर्न्स बैकअप कर रहे हैं, हमें डिविडेंड्स और प्रॉफिटेबिलिटी बैकअप कर रही है, हमें वही सेक्टर चल रहे हैं जो टॉप हैवी इंडेक्स है, और वही सेक्टर चल रहे हैं जिसमें कुछ प्रोमिसरी नोट है कि भाई इसमें डिस्कवरीज के चांसेस बढ़ गए हैं। और जिस तरह दुनिया इधर फटाफट आ रही है उनको भी बताया गया है, हमें भी तो हल्का फुल्का पता है। और जाहिर है जो लोग इसमें कर रहे हैं काम उनको तो बहुत ज्यादा पता है। तो ये सब चीजें देखते हुए ये स्टेबल यहाँ हो जाएगी। बाकी कहाँ जा रही है तो मैं काफी दिनों से रोज फ्लोर पे होता हूँ स्टॉक के, भाई 5 जीरोस तो आप देख सकते हो। तो रोज आकर पूछते कि भाई 5 जीरोस, मैंने कहा यार और क्या 5 जीरोस में फर्क कितना रह गया है, 5 जीरोस आ जाएंगे तो उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई धमाका हो जाएगा। लेकिन ये है कि एक 800 के इंडेक्स से ये बात शुरू हुई है, आपको याद है? जी जी बिल्कुल 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 98। बिल्कुल। पहली दफ़ा शायद जब आपके पास फ्लोर पर आया था तो तब मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही काम करता था, एक जगह पर ब्रोकरेज फर्म में नहीं, कहीं और किसी और कंपनी में काम करता था। तो मैं आया तो आप फ्लोर के ऊपर उस ज़माने में खड़े हुए थे, तब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये बात वहीं से शुरू हुई थी और फिर देखें मल्टीप्लाई होती होती कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और इसमें नए शेयर्स कितने थे उसमें खास? आप तो नए शेयर्स बहुत थे ये 30,000 हो जाएगा जब 40। मुझे एक्चुअली तो मैं वो आपको सब तो सच बताऊं मेरी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस हैं, क्योंकि मेरे ख्याल मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट की मूवमेंट जो है ना वो लेटरल देखी और मुझे समझ में नहीं आया, जबकि मूवमेंट इसकी वर्टिकल होनी चाहिए थी। मार्केट को बहुत पहले जो है वो इस लेवल पर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसमें शायद कराची के, मैं आई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, मेरे ख्याल से कराची की जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लोग हैं उन्होंने जानबूझ के स्टैग्नेट होने दिया स्टॉक मार्केट को। आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्लो डाउन इन द मार्केट। और अभी भी इनका कोई नियत नहीं थी, अगर इलेक्शन ना होते और सियासी जमात ना बदलती तो शायद ये अभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ ना जाते, ये प्रॉपर्टी में ही पैसे लगाते रहते। लेकिन ये कि शुक्र है एक तो ये मामला हो गया, और दूसरा जो मामला हुआ है M9 का, कि अब M9 की स्टोरी जो है वो तकरीबन फिनिश ही समझें, क्योंकि M6 आ रही है तो अब मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। लेकिन मेरे पास वक्त कम था, जितना था मैंने आपके साथ अच्छे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और आपने बेहतरीन जवाबात मुझे दिए, आपका मैं शुक्र। नाज़रीन वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।